बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमें एज शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहिए। हेडिंग है आपके सामने, रेगुलेशन ऑफ कोर्टिसोल सिक्रीशन बाय एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, एसीटीएच। हम ऑलरेडी जो इनिशियल चैप्टर थे वहाँ पे जिक्र हो चुका है कि ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकल रहा है और ये कंट्रोल कर रहा है एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की सिक्रीशन को। इसकी ये बेसिक्स थी और यहाँ पे इसने कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं, उनको देखते जाइए साथ साथ। एसीटीएच स्टिमुलेट्स कोर्टिसोल सिक्रीशन। जस्ट एक लाइन के अंदर इसकी समरी आपने देख लेनी है, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन है जिसका अपना कंट्रोल हाइपोथैलेमस में है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी केमिस्ट्री यहाँ पे दी है कि इसकी केमिस्ट्री में अगले पेज पे एक डायग्राम आपको मिलेगी। उस डायग्राम को हमने देखना है। उस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसने यहाँ पे डिटेल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें इतनी डिटेल नहीं चाहिए। उस डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ ऐसी चीज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन डायग्राम से पहले ये जनरल डायग्राम देख लीजिए। हाइपोथैलेमस कंडीशन, मिसाल के तौर पर स्ट्रेस एक्साइट कर रहा है हाइपोथैलेमस को, वहां से ये आप देख रहे हैं एरोस के साथ, ये चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हार्मोन्स पैदा हुआ है हाइपोथैलेमस पैदा होने हार्मोन वो यहाँ तक पहुंचे हैं और पोर्टल वेसल के जरिए वो यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ पे लफज CRF, ये हम ऑलरेडी बहुत पहले कहीं पढ़ चुके हैं। यहाँ से निकल रहा है ACTH और ये कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजन फैक्टर का एब्रीवेशन, क्योंकि ये बहुत पहले हमने इसको पढ़ा था। और यहाँ से निकला है जी ACTH, ये पहुंचा एड्रेनल कॉर्टेक्स, इससे निकली कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल क्या कुछ करती है हम पढ़ चुके हैं, और रिलीव करती है स्ट्रेस को एक, और इसके साथ साथ ये इनहिबिट कर रही है इनके निकले को, ये इसका कंट्रोल है, कैलकुलेशन है। यहाँ पे एक डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक फॉर्म में है। चेक कीजिए कॉर्टिसोल बॉडी में। याद रखिए कि हम लोगों ने अपने सोने जागने की टाइम गड़बड़ कर ली। बहरहाल यहाँ पे चेक कीजिएगा, अगर आप उठते हैं प्रॉपर टाइम पे, फर्ज कीजिए 6-7 बजे उठे हैं, तो तकरीबन 8 बजे करीब इसकी वैल्यू बॉडी में मैक्सिमम होती है, और उसके बाद थोड़ी सी कम हो के ये दोपहर के टाइम पे कदरे ज़्यादा है, शाम को 8 बजे के बाद कम हो चुकी होती है, और रात को 12 बजे भी कम है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है। ये इसका एक पैटर्न है, ये नेचुरल पैटर्न इसका निकलने का। दो अहम पॉइंट्स हो गए, और तीसरा मैं इसकी डायग्राम, ये वाली डायग्राम से, इस डायग्राम में इसने ये वो जो चेन्स हैं, आपको याद होगा प्री प्रो प्रोटीन के नाम से मैं डिस्कस किया हुआ है, टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का है। ये वो कंबाइंड प्रोटीन है जो पैदा होती है, इसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, और जो हैरान, ये इसके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें एन टर्मिनल प्रोटीन है जी, ये जॉइनिंग प्रोटीन है, ACTH ये है, और लाइपोप्रोटीन, बीटा लाइपोप्रोटीन है। इसके आगे फर्दर ये दो तीन मुख्तलिफ पार्ट्स है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसी में से एक पोर्शन यहाँ से जो निकला है वो MSH है। MSH ये भी है, और जैसे ये भी MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम याद है, भूल चुका है आपको, इससे पहले कहीं जिक्र हो चुका हुआ है इसका। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम याद है, भूल चुका हुआ है, किसी को याद रहा हो? जी, कहीं से कोई आंसर नहीं आ रहा। FSC में भी पढ़ा हुआ है, इसके अलावा भी ये नाम आप पढ़ चुके हुए हैं कहीं ना कहीं पे। ये याद रखिए कि इसके अगरचे बहुत कम मिकदार में निकलता है इंसानों में, लेकिन ये इफेक्टिव है और स्किन के कलर को ब्लैक करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट, मेलानिन पिगमेंट जो है, ये वो पिगमेंट है जो स्किन में सेल में पैदा होता है, और जब ये बिखरता है तो स्किन को डार्क कर देता है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके निकलने के लिहाज से। अब नोट कीजिएगा कि ये है ACTH, और ACTH और MSH और बहुत से और हार्मोन्स इकट्ठे ही पैदा होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ACTH है, प्लस उसका ये अदर हार्मोन्स भी। आपको याद होगा FSC की बुक में जिक्र था, और यहाँ पे अभी हम इसको देखेंगे। कुशिंग डिजीज और एडिसन डिजीज के साथ भी इस हार्मोन का ताल्लुक मौजूद है MSH का, और ये इसने एबनॉर्मलिटीज के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है अगले हेडिंग के अंदर। ये है जी वो पॉइंट जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, MSH के रेफरेंस से, जो कि बहुत से मैमल्स में निकलता है और स्किन को डार्क या ब्लैक कर देता है। हमारा अगला टॉपिक, चूंकि ये हमने एज शॉर्ट क्वेश्चन डील कर रहे हैं सबको, एड्रीनल एंड्रोजन्स। इससे पहले भी जिक्र हो चुका हुआ है कि एड्रीनल ग्लैंड में से, खा वो मेल है या फीमेल, बहुत से सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, मेल वाले भी फीमेल वाले भी। अगर एक मेल है उसमें मेल हार्मोन की कोई खास अहमियत नहीं है रूटीन में, और फीमेल में फीमेल हार्मोन की कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन ये अगर थोड़ी बहुत इनकी मदद ज़्यादा हो जाए तो उससे जो कुछ इफेक्ट्स पैदा होते हैं, उसमें 2-3 ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि स्पेसिफिक अहमियत के हामिल हैं, जो कि और ख़ास तौर पर अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं
तो डिजीज कंडीशन, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल, मुझे चूंकि यहाँ तो लफ्ज नजर नहीं आ रहा, पढ़ते हुए किताब पर लफ्ज मिलेगा। फीमेल में चेहरे पे और मूंछों की जगह पे या जहाँ दाढ़ी होती है वहाँ पे बालों का पैदा हो जाना, हिस्ट्रिज्म को कहते हैं, ये लफ्ज मौजूद है आपकी बुक के अंदर कहीं ना कहीं पे। ये इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, एबनॉर्मल वजह से पैदा हो सकता है। फीमेल में बालों का ज्यादा हो जाना मेल लाइक कैरेक्टर है, और वो एंड्रोजेंस, एड्रिनल एंड्रोजन के ज्यादा होने की वजह से होता है। इसमें इसका नाम भी दिया डिहाइड्रोक्सी एंड्रोस्टेरोन के नाम से, ये है जी जिसकी मदद ज्यादा मिकदार में होती है। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, हाँ जी, ये यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ये आखिरी जब किसने लानों में जिक्र किया हुआ है कि ये हार्मोन्स, इनकी एरियाज आपको वहाँ पे मिलेंगे ज़्यादा, जहाँ पे कि रिवर सिस्टम, जो कि हमारा गालिबन आखिरी चैप्टर होगा स्टडी के हवाले से। और वो मैं भी कल ही मैंने क्वेश्चन पेपर चेक किए हैं, तो चंद अहम क्वेश्चन हैं जो बहुत खास के हवाले, जो कि आए हुए हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से। मैं इंशाल्लाह ये इस वीक के अंदर अंदर ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो कराऊंगा, फिर बाकी चीज़ों को बात करेंगे। यहाँ पे दो चार पॉइंट चेक कर लीजिए कि एक तो जो जब बेबी पैदा होता है उस वक्त उसके पैदा होने से पहले भी ये हार्मोन्स निकल रहे हैं, अप टू प्यूबर्टी ये निकल रहे हैं। प्यूबर्टी के बाद चूंकि सेक्स हार्मोन्स टेस्टिस या ओवरी से निकल शुरू हो जाते हैं, तो इनकी अहमियत इन जनरल कम हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं मेल और फीमेल के सेक्सुअल फंक्शनिंग के। ये था जी तारफ की हद तक। यहाँ पे ये हेडिंग है जी एबनॉर्मलिटीज का हेडिंग दिया इसने, एबनॉर्मलिटीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल सेक्रेशंस। अब इसमें बहुत सी डिजीजेस हैं। पहली डिजीज है जी हाइपो एड्रेनलिज्म, जिसका मशहूर नाम है, कॉमन नाम है एडिसन डिजीज, साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया है। वर्डिंग चेक कीजिएगा, फेलियर ऑफ द एड्रेनल cortices to produce adrenocorticotropic hormone, and this is in turn most frequently caused by primary atrophy of the adrenal cortices. Cortices cortis की जमा है। एडिसन डिजीज जो कि हाइपो एड्रेनलिज्म, इसको टेक्निकल में हम कह सकते हैं। अगर ये ग्लैंड प्रॉपर काम ना कर रहा हो, इसमें से एसीटीएच ना निकल रही हो, और उसकी नतीजा प्राइमरी एट्रोफी, ये ग्लैंड सूख जाए, ड्राई अप हो जाए, काम करना बंद कर दे, उसकी एक वजह यहाँ देखिएगा, इट इज ऑटो इम्यूनिटी। खुद बॉडी में अपने ही किसी चीज के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज पैदा हो जाए और उसको डैमेज कर दें, तो उसका ये रिजल्ट निकलता है। और जाहिर है कि ये इसका इफेक्ट क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए। नंबर 1 है जी मैट मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी। यहाँ से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकल रहे हैं, इसमें कॉर्टिसोल भी शामिल है, वो कम हो जाएगी, उनकी कमी हो जाएगी। और जब कमी हो जाएगी तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि वो बॉडी में क्या करते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो प्रॉब्लम का बायस बनना शुरू हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पे मिसाल के तौर पर रीनल ट्यूबुलर सोडियम रिब्जॉर्प्शन, और इसके साथ साथ यूरिन के अंदर ये बहुत सा सोडियम ज़ाया हो जाएगा, यूरिन की मकदार भी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोफियन। और उसके बाद है जी, ये है जी इधर यहाँ पे फिक्रा, ग्रेटली डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, कम हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। माइल्ड एसिडोसिस, लफ्ज़ पहले डिस्कस हो चुका होगा, पहले ये छोटे बहुत से पॉइंट दिए हुए हैं। और इसका इलाज पॉसिबल है, ये हार्मोन्स अगर दे दिया जाए। अगर नहीं देंगे तो ये यहाँ पे वार्निंग है जी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। हार्मोन दे के उस बंदे को बचाया जा सकता है। सेकंड हेडिंग इसने दिया हुआ है इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, क्योंकि उसके साथ साथ ये भी कम हो रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसका इफेक्ट भी हम इन जनरल पढ़ चुके हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बॉडी में क्या कुछ करते हैं, वो नहीं होंगे तो वो तमाम फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। उसका इलाज भी उसी तरीके से मुमकिन है। हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से दिए जा सकते हैं, इसका जिक्र बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर हो गया था। यहाँ पे तीसरा हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मेलानिन पिगमेंटेशन। एडिसन डिजीज में एमएसएच जो है ये एक स्पेसिफिक काम अंजाम देता है। यहाँ पे लफ्ज मौजूद है मेलानिन पिगमेंटेशन के हेडिंग के साथ, जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जी इसने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। म्यूकस मेम्ब्रेन को भी और स्किन को भी, दोनों जगह के ऊपर, चूंकि एपिथेलियल टिश्यू को इफेक्ट कर रहा होता है। और जब ये ज़्यादा मौजूद होगा तो स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। और यहाँ पे चेक कीजिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स एंड द थिन स्किन ऑफ द निपल्स। लिप्स वेल नोन है, और निपल्स ब्रेस्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसके आसपास जहाँ पे एरियोला होता है, उसका कलर भी ब्लैक होना शुरू हो जाएगा।
मेलन के डेपोजिशन की वजह से। और ये वो पैराग्राफ जो पूरा डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दोनों इकट्ठे की जगह से निकल रहे होते हैं और ये इस डिजीज में ये MS से ज़्यादा मकदार में पैदा शुरू हो जाता है, जबकि ACTH वगैरह की मकदार कम हो चुकी होती है। जी, इसका ट्रीटमेंट वो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है कि वो हार्मोन बाहर दे सकते हैं, और अगर ना दिया जाए तो ये लफ्ज़ है एडिसोनियन क्राइसिस। ज़ाहिर है कि उसके तौर पर अगर ये हार्मोन मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाए, ये हार्मोन निकलना बंद हो जाए, ग्लैंड डैमेज हो जाए, तो आखिरकार उस बंदे की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे डिटेल्स चूँकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक रखना था, इसलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आगे जा रहे हैं, इफेक्ट्स ऑन कार्बन प्रोटोमेरिज्म। ये चूँकि हम जनरल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे सॉरी ये वापस आ जाइए, ये अगला हेडिंग शुरू हो गया हमारा इस तरफ। एडिसन प्लस के बाद नेक्स्ट हेडिंग है जी हाइपर एडनलिज्म कुशिंग सिंड्रोम। एडिसन सिंड्रोम का अपोजिट है बिल्कुल कुशिंग सिंड्रोम। एडिसन सिंड्रोम में एसिड कम हो जाता है और उसके इफेक्ट क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे उसका अपोजिट है हाइपर एडनलिज्म। अगर ये ग्लैंड ज्यादा सिक्रीशन काज करना शुरू कर दे तो डिजीज का नाम है जी कुशिंग सिंड्रोम। ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन जैसे पहले बात हो चुकी है, अगर एक चीज की डेफिनेसी खतरनाक होती है तो ज्यादा हो जाना भी इंतहाई खतरनाक होता है, जैसा कभी यहाँ पे देख सकेंगे। लुक एट हियर, इसमें वर्डिंग है जी, पूरी वर्डिंग इसकी है। एड्रेनल कॉर्टेक्स causes a complex cascade of hormones effects called Cushing syndrome। कैस्केड के लफ्ज़ के साथ ऑलरेडी एक लेक्चर में हो चुकी हुई है। बहुत से एक्शन स्टेप बाय स्टेप जब पूरे होते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर उसने नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं, इसने डिटेल में दिए हुए हैं। हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि ये हार्मोन जब ज्यादा पैदा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर। ACTH नंबर 1, एंड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, एक्सेस कार्टिसोल सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी, और हाई लेवल ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और मजीद ACTH, ये सब कुछ उसकी रेगुलेशन के हवाले से, जो रेगुलेशन में थोड़ा जिक्र हम कर चुके हैं। हमने रेगुलेशन को बहुत डीप डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें बस इतना से ही बहुत काफी है। आगे आ जाइए जी। अब इसकी काज क्या है, ट्यूमर। ट्यूमर कहीं भी हो सकती है जहाँ पे ये ऐसा होना शुरू हो गया, कई जगहों पे ऐसा हो सकता है। एडिनोमा कैंसर को कहते हैं, एडनल कॉर्टेक्स में अगर कैंसर है तो उससे भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल ये है जिसका कुछ वो रीजन जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इफेक्ट्स में दोबारा याद रखना है कि वो हार्मोन जो हम पढ़ चुके हैं जब ज्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम, उनके नॉर्मल फंक्शन और एक्सेस, इसका जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये भी ऐसे ही है, इंतहाई खतरनाक डिजीज, और हमें इसको भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक ही रखना था। मैं आगे जा रहा हूँ। ये एक फिक्र यहाँ पे से मैं ले लेता हूँ जी। ये एक है जी वर्डिंग, कुशिंग सिंड्रोम इज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विद concomitant exertion fat in the thoracic and upper abdominal region giving rise to a buffalo torso। ये buffalo torso का लफ्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। बॉडी के निचले हिस्सों से फैट निकलेगी और अपर पार्ट्स में जाके जमा होना शुरू हो जाएगी। इसने यहाँ पे लफ्ज यहाँ इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ये जी नीचे जाके लफ्ज आ रहा है मून फेस। चेहरे में भी या चेहरे के ऊपर भी फैट ज्यादा जमना शुरू हो जाएगी, चेहरा गोल होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको मून फेस का नाम दिया गया होगा। इसके अलावा ये यहाँ पे फेशियल हेयर का ज्यादा डेवलप हो जाना, ये लफ्ज हिर्सुटिज्म के नाम से। इसके अलावा एक्नी, कीलों का ज्यादा बन जाना, ये इसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं जी। ये पैराग्राफ चूंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पैराग्राफ को खास तौर पर नोट कर लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट किया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में भी देखने वाले हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज्यादा मिकदार अगर वैसे बॉडी में दे दी जाए तो उससे भी वही इफेक्ट होते हैं जो इस डिजीज में हो रहे हैं। और एग्जांपल के तौर पे है जी, ऐसे पेशेंट जिनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के, उनको जब ट्रीट किया जाता है ग्लूकोकॉर्टिक से तो उनमें भी इस तरह की अलामतें पैदा हो जाती हैं जैसी कुशिंग डिजीज के अंदर पैदा होती हैं। इफेक्ट्स कॉर्पोरेट मेडिसिन, प्रोटीन मेडिसिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। अगले हेडिंग में आ जाइए, ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। ये है जी चंद एक, ज़ाहिर मैं राज तो नहीं करना, लेकिन आपको जस्ट ये एक तो लाइंस इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है जी रिमूविंग ऑफ ट्यूमर, वो ट्यूमर जहाँ से ये हार्मोन पैदा हो रहे हैं उसको रिमूव कर दीजिए। उसको रिमूव करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस की जाएंगे। एक मेथड है सर्जिकल रिमूव या डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन, सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए या रेडिएशन, रेडियोथेरेपी के जरिए इसका इलाज मुमकिन है।
कुछ ऐसी ड्रग्स मिसाल के तौर पे स्टीरॉयडोजेनेसिस को जो ब्लॉक करने वाली ड्रग्स हैं, सच है नाम दिए हुए हैं, ये नाम चेक कीजिएगा। मेटीरा पोन के नाम से है, कीटोकोनाजोल है, और इसके अलावा कुछ और ड्रग्स के नाम दिए गए हैं। ये ड्रग्स दी जा सकती हैं जो स्टीरॉयड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती हैं और इस हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक और डिजीज है जी, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म पोन्स सिंड्रोम के नाम से। छोटी सी ट्यूमर पैदा हो सकती है जोना ग्लोमेरुलसा पे, जिसके साथ पहले हो चुकी हुई है, और लार्ज अमाउंट में एल्डोस्टेरोन पैदा हो जाता है। इसको प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म या कौन सी चीज का नाम दिया गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्डोस्टेरोन क्या करता है और उसकी मकदार अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पे इसने ये वर्डिंग इस्तेमाल की है जी। मिसाल के तौर पर यह है लफ्ज हाइपोकैलीमिया, ये एक आम इफेक्ट है। इसके अलावा इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, और increase in plasma sodium concentration usually not more than 4 to 6 milligram per liter increase के करीब हो सकता है। मैंने ये चंद देखे फैक्ट यहाँ पे इसके दिए हुए जी। ये अब चूंकि ये भी हमें जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करनी है, हम इसकी आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें डायरेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इसका इफेक्ट पैरालिसिस, पोटेशियम हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम आयन की कमी की वजह से बहुत से इफेक्ट होते हैं। पैरालिसिस काज्ड बाय डिप्रेसिव इफेक्ट ऑफ लो एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम से ये ऐसा होना शुरू हो जाएगा जी। इसमें डायग्नोस्टिक जरूरत नहीं है इसकी। ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी सिंड्रोम के लिए सर्जिकल रिमूवल ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा। ये है जी ऑल अबाउट। एक अगला हेडिंग है जिसमें ये भी सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में हमें स्टडी करना है, एड्रीनो जेनिटल सिंड्रोम। चूंकि एड्रीनो एड्रिकॉर्टेक्स से ताल्लुक है सेक्स हार्मोन्स का और सेक्स का, चुनाचे ये लफ्ज ऑब्वियसली यहाँ से डिजीज कि अगर इसकी ज्यादा मकदार स्प्लिट होना शुरू हो जाए तो मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मैस्कुलिन मेल को कहते हैं, चूंकि इसमें एंड्रोजन की मकदार ज्यादा होती है फीमेल हार्मोन के मुकाबले में, और अगर फीमेल में भी हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाए तो उसकी बॉडी में भी ज़ाहिर है कि वो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पर बढ़ने की ग्रोथ ऑफ बियर्ड, दाढ़ी का पैदा होना, मूंछों का ज्यादा हो जाना, डीपर वॉइस, आवाज का भारी और गहरा हो जाना, मेल लाइक हो जाना, और बाल्डनेस अगर जेनेटिक ट्रेट मौजूद है, चूंकि अपना बाल्डनेस जेनेटिक्स में पड़ी हुई है, अगर फैमिली में गंजापन मौजूद हो तो बाल्डनेस, सर के बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। ये हैं जी। और बॉडी के ऊपर प्यूबस में जो है बालों की ग्रोथ ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, और ग्रोथ ऑफ क्लाइटोरिस विच रिजेंबल्स ए पीनस। ये चूंकि अभी आपने मेल सिस्टम को प्रॉपर नहीं पढ़ा हुआ, वहां पे इसका जिक्र किया जाएगा, नोट कीजिएगा। ये पॉइंट जो है चूंकि अभी आपने अनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई है, मेल सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है, वहां पे इसका जिक्र आएगा। फीमेल में क्लाइटोरिस जो है वो पीनस लाइक डेवलप होना शुरू हो सकते हैं हार्मोन की मकदार ज्यादा होने की वजह से। अगर प्यूबर्टी से पहले मेल के अंदर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो वर्डिंग है जी, virilizing adult tumor causes the same characteristic as in the female plus rapid development of the male sex organs, जैसा कि आगे इसने डायग्राम दिखाई हुई है। एक 4 इयर्स के बॉयज के अंदर अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पे हार्मोन ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाए, तो वो सेक्सुअली ज्यादा जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, जैसा कि इसकी डायग्राम आप पेज इसी पेज पे या नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं 77.9, जो कि इंडिकेट कर रही है कि हार्मोन्स की मकदार जब ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। ये है जी ऑल अबाउट, और इसकी डायग्राम अभी देखते हैं जी हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये 2-3 डायग्राम्स हैं जिससे रिलेटेड, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कुशिंग डिजीज का जिक्र, ये वो चेहरा मून फेस है, और ट्रीटमेंट के बाद ये इसके जो चेहरे में चेंज आई है। इसमें सिर्फ एक खामी है कि इन्होंने डायग्राम एक जो है गालबन नज़दीक से ली हुई है और एक दूर से ली हुई है, और इसमें चेहरा ज़्यादा लंबा नजर आ रहा है। उसमें जो पहला डायग्राम देख रहे हैं उसमें चूंकि डायग्राम दूर से है, इसमें इसके चेहरे की गुलाई ज़्यादा महसूस हो रही है। इसमें नज़दीक से तस्वीर है तो चेहरे की लंबाई ज़्यादा है। ये तस्वीर बनाने वाले में थोड़ी सी गड़बड़ की है, दोनों तस्वीरें सेम एक ही डिस्टेंस से ली जानी चाहिए थी, एक ही कैमरे से ली जानी चाहिए थी। और ये डायग्राम है जी एक छोटे बच्चे में, बेबी बेबी कहूँगा उसका, मैं चूँकि 4 ईयर की एज में उसमें जो सेक्स हार्मोन की डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल जैसे कि प्यूबर्टी की बात होती है वैसे होना शुरू हो गई है। ये है जी ऑल अबाउट।
और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये था जी एडनल कॉर्टेक्स, जिसको हमने डिटेल के साथ स्टडी कर लिया है। दिस इज कंप्लीट। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट है, हमें नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। इसके बाद यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चन एट ऑल। जी, हम जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और मेरे ख्याल में नहीं, यहाँ पे ये बुक का नहीं तो कुछ और आ गया। किसी के पास ये बुक खुली हुई हो तो उसको बताइए कि चैप्टर रिविजनल चैप्टर का नंबर कितना है जी 11th एडिशन के अंदर। मैं इसको पॉज करूँगा रिकॉर्डिंग को। देखिए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जी रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोन फंक्शंस ऑफ द मेल एंड फंक्शंस ऑफ पाइनियल ग्लैंड के नाम से इसने दो चीज़ें में दी हुई हैं। ये तस्वीर में तो काम की चीज़ नहीं है हमारे सामने इस वक्त। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, चूँकि आप इस बात से वाकिफ हैं पहले से, चूँकि आप लोगों ने एनाटॉमी प्रॉपर नहीं पढ़ी होती, हम पहले इसके एनाटॉमी को देखेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे डायग्राम है जी, पेज आपके सामने है। डायग्राम कलर्ड भी है। ये डायग्राम एफएससी की बुक में मौजूद थी। ये एक ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साइड व्यू में सेक्शन की शक्ल में काट के दिखाया गया है। मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा। टेस्टिस, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है। स्क्रोटम एक सैक ऑफ स्किन होती है जो कि फीमेल में दोनों लेग्स में एब्डोमेन के नीचे लटकी हुई होती है, और इसका मकसद टेम्परेचर को लो रखना होता है मैमल्स के। ये मैमल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फैक्टर भी है। मैमल्स में टेस्टिस जो है एब्डोमेन के नीचे पॉकेट ऑफ स्किन स्क्रोटम में होते हैं। सिर्फ मैमल्स में ऐसा होता है, मेल मैमल्स में। इसकी डिटेल्स आगे सेपरेट हेडिंग डायग्राम से देखेंगे। यहाँ से निकलने वाली डक्ट जो है ये नजर आएगी आपको, एपिडिडमिस के नाम से। ये डक्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो वेस्ट डेफरेंस कहलाएगी, वापस पेट में चली जाएगी। और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर के राइट लेफ्ट साइड, चूंकि हम डायग्राम में एक देखते हैं, दो होती हैं। ब्लैडर की राइट लेफ्ट साइड से होती हुई पीछे की तरफ इसका मोटा सा पोर्शन एम्प्यूरा कहलाता है। उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल्स में होता है, ये भी मेल्स के कैरेक्टर में ऐड कर सकते हैं, फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता। और प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम्स जो हैं वो एडवांस एज में शुरू होती हैं। और जैसे फीमेल में यूट्रस का कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर एक बहुत खासियत का हामिल है, डिजीज भी और वो भी। मेल फीमेल के डिफरेंसेस में ये दो तीन चीजें। यहाँ पे जहाँ पे एम्प्यूला इसके साथ यहाँ पे नीचे इसने दिखाया हुआ है सेमिनल वेसिकल। आप इस नाम से वाकिफ हैं, ये इससे पहले फर्स्ट में डिस्कस हो चुका हुआ है। मेल की बॉडी में एक छोटा सा ग्लैंड है, और ये जाहिर है कि राइट लेफ्ट दोनों डक्ट आ रही हैं तो दोनों को उसने कवर किया होता है। और इसकी सिक्रीशंस भी स्पर्म के अंदर शामिल होकर सीमेन बनाने में हेल्प करती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी उसके अंदर शामिल होती हैं। ये है जी। बहरहाल अब दोबारा देखिएगा कि वो जो डक्ट आ रही थी जो स्पर्म लेके आती है वो यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरेगी, यहाँ से ऑनवर्ड। उसका नाम इजैकुलेटेड डक्ट हो जाएगा। इजैकुलेशन बॉडी से स्पर्म के निकलने कहते हैं। ये डक्ट आगे यहाँ से पास हो रही है पीनस में से। ये पीनस का स्ट्रक्चर है। पीनस का तकरीबन आधा स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर है और बाकी हाफ जो बॉडी से बाहर है। इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इरेक्टाइल टिश्यूज। इसकी डायग्राम कहीं और आगे अभी हम देखेंगे। उनको कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा वेनोसम का नाम दिया जाता है, जो कि साइनसेस हैं, आप कह लीजिए बड़ी बड़ी कैविटीज हैं वेन्स के अंदर जो कि इरेक्टाइल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। प्रीप्यूस वो स्किन है जो पीनस के टॉप को कवर की होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में सिरकमसियन के नाम से। सिरकमसियन उर्दू में खतना कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम फॉलोअर्स जो उनके मानने वाले हैं, इसमें ज़ाहिर मुसलमान भी शामिल हैं, यहूदी भी शामिल हैं, उनमें ऑब्लिगेशन है बच्चे का खतना किया जाता है। और ये जो स्किन है वो पीनस की कैप से रिमूव, पीनस की कैप को ग्लैंड स्किन कहते हैं, रिमूव कर दी जाती है। सिरकमसिजन का लफ्ज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। याद रखिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ चुका हुआ है। अदर लोग जो हैं आजकल मेडिकल रीजन की वजह से भी इसको रिमूव करवा देते हैं, लेकिन बहरहाल सिर्फ मुस्लिम्स और ज्यूज ही इसको प्रैक्टिस करते हैं एज ऑब्लिगेटरी रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे। यहाँ पे एक छोटा सा और ग्लैंड है बल्बो इरिथ्रोइड ग्लैंड। इसकी सिक्रीशन भी सीमन का हिस्सा बनती है। ये था जी एक डायग्राम हमारी होगी, नोट कीजिएगा। इसके पीछे यहाँ पे आपको ये लार्ज साइन, ये एनस है, और ये रेक्टम और लार्ज साइन जो है वो पार्ट नजर आ रहे हैं। हम इस डायग्राम के बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाते हैं। इसमें डिटेल देखेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर ये इसने एलएस में काट के दिखाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सी ट्यूबुल हैं जिनको सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। इन ट्यूब्स में स्पर्म पैदा होने के लिए यहाँ भी हम देखेंगे
यहाँ से स्पर्म्स जो है निकलेंगे, तो वो इफ एफिरेंट डक्ट्स, आप इस नाम से वाकिफ हैं, वैसा एफरेंशिया के नाम से कहीं और आपने नाम पढ़ा होगा, यहाँ से निकलेंगे, ये हेड ऑफ एबिडमिस है, और यहाँ से ये टिप ऑफ या टेल ऑफ एबिडमिस है, यहाँ से ये इस डक्ट में आ जाएंगे, जिसको वेस्ट डेफरेंस कहते हैं, ऑस्टोकार्ड स्पर्म डक्ट। यहाँ पे टेस्टिकुलर आर्टरी शो की गई है, आप समझते हैं आर्टरीज और वेन्स क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ आर्टरी दिखाई गई है। पहले यह जो डायग्राम दिखाई गई है एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर की, तकरीबन तमाम मैमल का स्ट्रक्चर टेस्टिस का एक जैसा ही होता है। अब इसमें से किसी एक मैनिफेस्ट ट्यूब्यूल को काट के दिखाएगा, उसका टीएस दिखाया गया हुआ है। ये दो डायग्राम्स हैं, इसकी एक जनरल डायग्राम है, ऐसे काट के दिखाई गई है। ये टीएस है, किसी एक ट्यूब्यूल को काटा गया है ट्रांसफर सेक्शन की शक्ल में, इसके अंदर कैविटी है, जहाँ पे इसका ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, एक्चुअली इसकी कैविटी है। ये सेल्स हैं जिनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आएगी, और यहाँ पे वो इंटरस्टिशियल सेल्स नजर आ रहे हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को शायद किसी नाम याद रखो, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडर के नाम से आपने पढ़ा हुआ है। टाइम जो खत्म हो रहा है जी, ये जूम किसी को भी बंद हो सकता है, इसलिए मैं अभी फर्दर इसको स्टॉप कर रहा हूँ। इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम कल स्टडी कर सकेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में चूंकि टाइम शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है, सुबह मेरे पास टाइम नहीं शो हो रहा, कितना टाइम हो गया, कितना बाकी रह गया है जी, 32 जी, ये चल जाएगा क्योंकि ये मीटिंग लेट ज्वाइन हुई थी, इसकी वजह से ये मेरे ख्याल में हम पढ़ सकते हैं। चलें यहाँ पे आ जाइए। ये इसका आउटर प्रोडक्ट कवर है, यहाँ पे जो सेल मौजूद हैं स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया की जमा है, ये सारी सेल स्पर्मेटोगोनिया है। ये वो सेल्स हैं जिनमें फर्दर वो प्रोसेस शुरू हो गई, उसका अमल शुरू होगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल है जिसमें म्योसिस होने लगी है, क्योंकि इनसे ये बने हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब इसमें म्योसिस 1 होगी तो इससे ये बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और आप समझते हैं म्योसिस 1 के जो प्रोसेस होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड, इसके डिवाइड होने से ये बन गए हैं जिनको स्पर्मेटिड्स का नाम दिया गया है। ये स्पर्मेटिड्स हैं और ये मैच्योर होकर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा कि म्योसिस 1 म्योसिस 2 में स्पर्मेटिड बने हैं और वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म्स के अंदर, जिनकी डिटेल्स और डायग्राम अभी आगे आपको मिल जाएंगे। म्योसिस के नाम से आप पहले से वाकिफ हैं, म्योसिस का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है, आप इससे पहले से वाकिफ हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो यहाँ पे ये डायग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है चूंकि म्योसिस यहाँ पे दिखाई गई है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाती है तो उस वक्त में भी, अगर कर्नाटक आती है उस वक्त में भी आपको ये सारी डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। लेकिन ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कि प्रोसेस को कुछ हद तक शो किया गया है। यहाँ पे एक और लफ्ज़ सेल तस्वीर में देखिएगा, लफ्ज़ है सर्टोलाइज सेल्स। ये सेल्स वो हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पर्म्स के लिए। और ऊपर के डायग्राम में इसने जहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको दोबारा देखिए, इंटरस्टिशियल सेल्स में भी आपकी बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, एफएससी की बुक में लफ्ज़ मौजूद था। इनका जो क्लासिकल नेम है वो है सेल्स ऑफ लिडिग, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिग, साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया है इनका। ये वो सेल्स हैं जहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन्स, जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के नाम से आप ऑलरेडी जानते हैं, वो पैदा होते हैं। ये था जी इसकी खास अहमियत इन सेल्स की। जी, डायग्राम तो हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे आ जाइए, यहाँ पे म्योसिस किसने डिटेल दी हुई है। म्योसिस में जो लफ्ज़ मैं ऑलरेडी ऊपर डायग्राम दिखा चुका हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि स्पर्मेटोगोनिया से बने हैं, यहाँ पे ये सेल्स मौजूद हैं, स्टेम सेल्स, जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और उनसे स्पर्मेटिड, यहाँ पे म्योसिस। और आखिरी लफ्ज़ है स्पर्मेटोजोआ, ऑस्टोकार्ड स्पर्म्स। जब स्पर्मेटिड्स मॉडिफाइड होकर मुकम्मल स्पर्म की शेप तय कर लेते हैं तो उनको स्पर्मेटोजोआ का नाम दिया जाता है, जिसकी तस्वीर अगले पेज पे कहीं पे मिलेगी डिटेल्स में, और उसके एब्नॉर्मल शो की गई। यहाँ पे क्रोमोसोम का जिक्र किया गया है। स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 23 पेयर क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब मैसेज होती है तो स्पर्म्स के अंदर एंड के ऊपर आपको सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। इस पूरे प्रोसेस में ये प्रोसेस